2000 से ज़्यादा शहीदों की परिवार से मिले हैं, पर्सनली जाके उनसे बातचीत की है। तो मैं कई बार ये बड़ा अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ, या भगवान मुझे ये सब कुछ फिटनेस करने को देता है। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सच कहूँ। मैं कोई भी वर्ड्स यूज़ करूँगा वो इतने कम होंगे, इससे अच्छा कि मैं नहीं बोलूँ। जो मेरी इस जर्नी को, जो मैं कहता हूँ कि मैं 25 साल से करता हूँ, तो फर्स्ट प्रूफ यही है। राइट नाउ ग्लोबली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो मैं फील करता हूँ, द प्रॉब्लम इज लोनलीनेस। और 99 का जो लड़ाई थी वो पहली लड़ाई थी इंडिया की जो टीवी पे आई, क्योंकि तब तक ये प्राइवेट टीवी चैनल्स आ गए थे। जैसे अब उनके घर वालों को तो ये भी नहीं पता कि फौज में सूबेदार साहब बड़े हैं कि लेफ्टिनेंट साहब बड़े हैं। मैं डिस्कस करता हूँ लोगों से, मैं बात करता हूँ, मैं राष्ट्र से सवाल पूछता हूँ, मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ। रोना भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है जो सबके पास नहीं। तो हम लोगों से मिलते हैं, बात करेंगे, रोएंगे, हंसेंगे। यार बड़े बेवकूफ से थे तुम्हारे घर वाले। मेरा नगला सवाल यही था तेरे। तुम इमेजिन करो अगर मैं चला ही जाता, कौन विकास। सही बात है। तब तो आधार कार्ड भी नहीं होता था, सही बात, मोबाइल नंबर भी नहीं था, उनके पास तो मेरा एड्रेस भी नहीं था। बिल्कुल। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, कौन लेगा? कोई पॉलिसी है, कोई एजेंसी है, सरकार का कोई नॉर्म है? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। I had no answer। तो मैं बस यही करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं किसी फैमिली के पास जाऊँ, जस्ट बैठूँ, सुनो, सुनता रहूँ। इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि जब आप रियल स्टोरीज लोगों की बता रहे हो, करेज की स्टोरीज अब यंगस्टर को बता रहे हैं, और वो यंगस्टर्स उस स्टोरी को सुन के अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द एक्सपीरियंस मैटर्स के नए एपिसोड में। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आज हम बात करेंगे उनके करेज की। और करेज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये किसी डिफेंस से नहीं है, लेकिन जब आप किसी के घर जाते हैं जहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, आपको एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत करेज चाहिए उस व्यक्ति के, उस परिवार को फेस करने के लिए। आपको नहीं पता कि उसका रिएक्शन कैसा होता है। और जो व्यक्ति हमारे साथ हैं उन्होंने लगभग 2000 से ज़्यादा शहीदों की परिवार से मिले हैं, पर्सनली जाके उनसे बातचीत की है। तो आज उन्हीं के एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं विकास सर का। विकास सर, स्वागत है द एक्सपीरियंस मैटर्स में। चलो, थैंक यू। पहले तो मुझे आपके इस चैनल पे लाने के लिए और मेरे बारे में इतना कुछ कहने के लिए। तो सर शुरू करते हैं कि पहले तो आपके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे सर। आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, और फिर आपका ये जज्बा है ये कैसे शुरू हुआ सर? मैं जम्मू कश्मीर को ही बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा टाउन है भद्रवा, वेरी ब्यूटीफुल। और मैं पेशे से अगर आज की बात करूँ तो मेरा एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम है। ओके। और साथ में मैं ड्राई फ्रूट्स और कुछ, जैसे भद्रवा के राजमा बड़े फेमस हैं। जी। जम्मू का बासमती राइस बहुत फेमस है। तो ये कुछ चीज़ें आई ट्राई टू सप्लाई टू द पीपल। ओके। दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर। तो दो माई घर भद्रवा में ही है, बट वी हैव ए होम इन जम्मू आल्सो। ओके। तो प्राइमरली अब मैं मेनली जम्मू में ही रहता हूँ। ओके। और जो आपने मेरी जर्नी की बात की, इट से द आइडिया केम इन भद्रवा ओनली इन द ईयर 1994। ओके। इन वन ऑफ द ऑपरेशंस वी लॉस्ट 7 सोल्जर्स। तो ये उस टाइम की बात है जब मॉर्टल रिमेन्स आज की तरह घर नहीं आते थे जी। तो दे यूज टू बी क्रीमेटेड नियर बाय द बैटल फील्ड ओनली। तो ये जो 7 जवान थे इनका भी अंतिम संस्कार भद्रवा में ही हुआ। तो लाइक मैनी अदर विलेजर्स आई वॉज आल्सो पार्ट ऑफ इट। और तब मैं छोटा सा ही था, आई वॉज ए टीनेजर। टू कट शॉर्ट, तब मुझे ये लगा कि आई शुड गो टू दीज होम्स एंड टेल देम कि मैंने क्या देखा या क्या हुआ या क्या सुना, क्योंकि मैं वहीं पे था। अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक उन 7 लोगों के घर जा ही नहीं पाया, मुझे पता ही नहीं वो 7 कौन थे। अच्छा। और आज चलो आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करो, थोड़ी जान पहचान करो, ये वो करो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है। तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके 5 साल के बाद जब कारगिल का युद्ध हुआ इन द ईयर 1999, राइट, तो तब तक मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया था, 5 साल बड़ा हो गया था। और 99 का जो लड़ाई थी वो पहली लड़ाई थी इंडिया की जो टीवी पे आई।
क्योंकि तब तक ये प्राइवेट टीवी चैनल्स आ गए थे। तो मैं कहूँ कि लाइव वॉर तो नहीं थी, बट ऑलमोस्ट वो लाइव ही थी। हर टीवी चैनल हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा था। करेक्ट। एंड जस्ट लाइक एज ए रेस इन कॉर्पोरेट्स, अगर मैं टीवी चैनल्स की बात करूं कि वी शुड बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक, क्या हुआ, तो उसके चलते आपको पल पल की ऑलमोस्ट खबरें मिल रही थी। तो लाइक होल ऑफ इंडिया, मैं भी टीवी के सामने बैठ के वट एवर इंफॉर्मेशन आई कुड गैदर वो सब हो रहा था। तो उसी में ही ऑन जुलाई 5, 1999 जब टाइगर हिल्स का फाइनल असॉल्ट हुआ था 5-6 जुलाई के उस रात को, इट वाज डन बाय 18 ग्रेनेडियर्स अंडर द कमांड ऑफ कर्नल कुशाल ठाकुर। तो जो लास्ट असॉल्ट था उसकी जो 7 लोगों की जो लास्ट टीम थी जो फाइनली उस पर गई, इट वाज लेड बाय हवलदार मदन लाल जो जम्मू से ही थे, जिनको बाद में वीर चक्रा भी दिया गया। और उनके साथ जो 5-6 लड़के थे उसमें से टोटल 7 में से शायद 5 लड़के जम्मू के ही थे। अच्छा। एक हरियाणा से थे शायद और एक कोई यूपी से रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली उन 7-8 में से ओनली 1 सर्वाइव्ड, रेस्ट ऑल वर किल्ड इन एक्शन। तो वो जो सारे उसमें जम्मू के तो सारे ही मारे गए थे, उनमें से एक ग्रेनेडियर उदयमान सिंह थे। अच्छा। सिर्फ 19 साढ़े 19 साल की उनकी उम्र थी, 1-1.5 साल की सर्विस थी। अच्छा। एंड और वो जम्मू के पास ही एक शामाचक गांव आता है, वहाँ के वो रहने वाले थे। ओके। तो जो मेरे 94 में भद्रवा में उस एपिसोड के बाद मुझे लगा था कि आई नीड टू गो टू दिस फैमिलीज, मीट देम। तो फिर 5 साल के बाद मैं 99 में उदयमान सिंह के घर गया। अच्छा। तो दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू एनी फैमिली एंड द जर्नी स्टार्टेड। राइट। तो ये चलता ही रहा बस। तो सर ये जो आपका ख्याल था, मतलब मुझे विजिट करना चाहिए, क्यों था? मतलब एक तो आपने बताया कि अभी उनके मोर्टल रिमेन्स घर नहीं जाते थे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये थी कि उनकी कंडीशन जाननी है फैमिली की, या आपका ये था कि मैं किस प्रकार से उनकी मदद कर सकता हूँ, या सिर्फ इतना था कि मैं जाके एक बार उनके दुख साझा कर लूँ? अगर मैं बड़ा ऑनेस्ट सा आपको रिप्लाई दूँ ना, मेरी दादी ने मुझे एक बार एक बात बताई थी कि कई बार अगर प्रॉपरली किसी का क्रीमेशन ना हो तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम हिंदू रिचुअल्स में हम मानते हैं। करेक्ट। कुछ होता है जी। जैसे मेरे एक चाचा जी थे, उनकी बड़ी यंग एज में ही डेथ हो गई थी। तो फिर मेरी दादी कहती कि फिर हम इन जगहों पे गए, जैसे हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र में आते हैं जी। या गया जाते हैं जी। किसी की अकाल मौत हो जाए तो उसकी कुछ स्पेसिफिक पूजाएं होती हैं जो वो सब होती हैं, और ये सब कुछ क्रिमेशन ये सब होना चाहिए। तो जब भद्रवा में भी उनका संस्कार हुआ वो पूरा प्रॉपरली हुआ था, विद ऑल द हिंदू रिचुअल्स एंड ऑल द मिलिट्री जो गॉड ऑफ ऑनर सेरेमनीज वो सब था। तो मेरा ये था कि कई बार जो उनकी फैमिलीज होंगी ना, वो भी सोचती होंगी एंड में पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे संस्कार हुआ होगा, कैसे नहीं हुआ होगा। क्योंकि मैंने एक बात ये भी सुनी थी किसी से जब मैं छोटा था कि जब 71 की लड़ाई हुई तो रोज़ शाम को उस रीजन में जितनी डेड बॉडीज़ होती थी हमारे सोल्जर्स की, उन सबको इकट्ठा किया जाता था और एक ही जगह पेट्रोल डाल के दे यूज्ड टू बर्न दैट। तो मैंने कहा यार हम क्यों क्रीमेट क्यों नहीं करते जैसे लकड़ियों के साथ होता? कहते वहाँ पे इतनी लकड़ियाँ कहाँ से लाओगे? ये मैंने सुना था। अच्छा। अब ये सच्ची है झूठी है एक पर दिमाग में थी। अब मेरा ये था कि अगर ये मैंने भी बात सुनी है, ये जो 7 लोग हैं उन्होंने भी तो सुनी होंगी परिवारों ने, तो दे मस्ट बी आल्सो थिंकिंग पता नहीं क्या हुआ होगा। ये मेरे ख्याल है। हो सकता है इसका कोई रेलेवेंसी ना हो। तो मुझे ये था कि इफ आई एम एबल टू रीच दोज फैमिलीज, मैं कम से कम उनको ये कहूँगा कि उनका जो अंतिम संस्कार था वो प्रॉपर विधि विधान के साथ हुआ था। आप ऐसा मत सोचना। जबकि अब मैं बड़े होके जैसे मैं आज ये सोचता हूँ कि ये बात तो उनको उनके जो साथ के जवान जो बाद में घर गए होंगे उन्होंने भी बताया होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बताया होगा। और उस टाइम पे कैमरास भी थे, कई तस्वीरें भी ली गई होंगी जो उनको ऐसा सब दिखाया गया होगा। बट जो मेरा ख्याल था, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरा इनिशियल थॉट यही था कि मैं उनके घर जाके उनको ये एक चीज बताऊंगा
कि पूरी प्रॉपर रिचुअल्स के, तब तो ये मुझे गार्ड ऑफ ऑनर, मिलिट्री सेरेमनी, ये तो मेरा एक सिलेबस में ही नहीं था। ओके। ये भी होता है, ये तो आई वॉज नॉट इवन नोइंग। मैंने भी तो पहली बार देखा कि ये क्या कर रहे हैं, गोली भी चला रहे हैं, वो बिगुल भी बजा रहे हैं, जैसे होता है ना, मतलब पता नहीं था कि होता क्या है। तो अब दैट वाज नॉट माय क्राइटेरिया, मुझे बस यही बताना था कि वहाँ पंडित जी भी थे। करेक्ट। हमने पूरी पूजा टाइप की, जैसे हिंदू रिचुअल्स में जो मैंने अपने गाँव में देखा था। तो जो आप बात कर रहे हैं कि वो कैसे हैं ये देखना या उनकी कोई मदद करना, ऐसा ना कोई ख्याल था ना कुछ, तो बस इतना ही बताना कि हमने सब अच्छे से किया। तो आप उस चीज़ को लेके निश्चिंत रहना। क्योंकि फिर मुझे लगा था कहीं वो भी ना कहीं जाके पूजाएं करें, जो मैंने मेरी दादी से सुना था। समझ। तो थॉट प्रोसेस वो था। तो जब सर आप जाते हैं किसी घर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप करेज कैसे लेके आते हैं? क्योंकि ये मतलब आप चलो, ये तो एक फौजी आदमी के आप घर जाते हो, एक नॉर्मल किसी भी कोई रिलेटिव में भी हो जाए, उसके पास भी जाके उनको फेस करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी आदमी के लिए, है ना। मतलब अपने परिवार में भी किसी को हो जाए, मतलब आपको बात नहीं कर सकते जिसके साथ ये घटना हुई है, या जिसके मतलब मदर फादर या जो भी हैं, आप नहीं कर सकते बात। करेज कैसे लेके आते हो सर आप? ये क्या आपको रिसेप्शन कैसा मिलता है लोगों की तरफ जो उनके परिवार हैं? देखो, ये अब लगभग 25 साल हो गए मुझे ये सब करते हुए। ये जो आपका सवाल है, ये सवाल का जवाब हर 2-3 साल 5 साल में चेंज होता रहा है। अच्छा। जो जवाब शायद मैं अभी दूंगा, 5 साल पहले वो जवाब नहीं होगा, उससे 5 साल पहले थोड़ा अलग जवाब होगा, 2 साल के बाद शायद ये सवाल आपकी तरह कोई और मेरे से पूछे, मे बी। सो देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर टू योर क्वेश्चंस। अगर मैं ब्रॉडली इसको डिफाइन करूं आपके सामने, इसको एक्सप्लेन करूं, मैं जिस भी फैमिली के घर जाता हूं ना, एक मैं कुछ भी पूछने नहीं जाता। अच्छा। अगर मान लो मेरे मन में कोई सवाल है भी, तो 99% आई विल नॉट आस्क। अच्छा। माई ओनली पर्पज इज जस्ट टू गो टू देम, सिट एंड लिसन टू देम, वट एवर दे आर टॉकिंग। और अगर सपोज कई बार कोई ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जहाँ पे वो बात नहीं करेंगी, शुरू में ओपन अप नहीं होंगी। करेक्ट। तो यानी कि अब मुझे ही इनिशिएट करना है, तो आई विल नेवर इनिशिएट विद दिस सब्जेक्ट। अच्छा। जैसे अगर मैं किसी के घर गया हूँ, तो अगर अंकल आंटी ही बैठे हैं, तो मैं ऐसे ही बात करूँगा, अच्छा आंटी आप जॉब करती हैं? आई विल टॉक विद हर ऑन हर ओनली। ओके। अगर अंकल हैं तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, तो उसी सब्जेक्ट पे बात करूँगा। और अगर मान लो उन दिनों कोई क्रिकेट मैच चल रहा होगा, हम क्रिकेट की बात करेंगे। हम इलेक्शन का कोई रिजल्ट आ गया, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिस्कस करेंगे। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते होंगे सर? कैसे करते होंगे? या जो गए, एक होता है ना भी कौन आया, कि लोगों के मन में होता है जैसे, ठीक है आप गाँव में जाते हैं किसी गाँव में, तो विलेज पीपल आर थोड़े से वेलकमिंग होते हैं, वो नहीं पूछते कि कौन है कौन, आके आपके बैठ के बातचीत करके चले गए। लेकिन कहीं जगह पे होता है थोड़ा सा आपको इंट्रो देना पड़ता है। मैं इस तरह बात करता हूँ, अभी आज की डेट पे मोस्टली इंट्रो नहीं देना पड़ता। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग देख ही लेते हैं। करेक्ट। अब मैं दिख जाता हूँ। अगर मैं 10 साल पुरानी बात करूँ, जब सोशल मीडिया नहीं था या फेसबुक ट्विटर ये सब कुछ नहीं था, मैं किसी के भी घर जा रहा हूँ, तब तो फ़ोन नंबर्स भी हमारे पास नहीं होते थे। करेक्ट। तो आई विल सिंपली नॉक द डोर, whosoever comes out। तो मैं बस इसी तरह बात करूँगा कि मैं ये इनका घर है, मैं सोल्जर का नाम लूँगा। अच्छा। तो वो दे विल से यस। तो मैं ये कहूँगा कि मैं बस उन्हें एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और मैं आपसे 5-10 मिनट मिलना चाहता हूँ। अच्छा। अब जैसे आपने कहा ना कि वेलकमिंग गाँव में होंगे, गांव और शहर दोनों में वेलकमिंग होंगे। इसका एक रीज़न है, एक आंसर है। जैसे अभी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, मैं आपसे बात करूँ, तो मैं हैदराबाद की ही एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ। वे बैक इन 2001 के आसपास की बात थी, मैं बॉम्बे में था। एक कैप्टन विनायक विष्णु गोरे थे फ्रॉम आर्टिलरी। वी लॉस्ट हिम इन 1995 इन कश्मीर ओनली। तो मैं उनकी मम्मी से मिलने, गोरे आंटी से मिलने, अनुराधा गोरे उनकी मम्मी का नाम है, मैं विले पार्ले गया हुआ था।
उनसे मिल लिया, बात हो गई, कोई रेफरेंस था जिसके थ्रू मैं उनके पास गया था। अब वो मिलने के बाद मुझे किसी को चर्च गेट पे जाके मिलना था। तो अब उस ज़माने में तो मोबाइल था नहीं कि जो टाइम पास होता था या कुछ होता था। तो जनरली हम लोग क्या करते थे, जैसे स्टेशन से कोई अखबार खरीद ली, आधा एक घंटा ट्रेन में अखबार पढ़ते रहे। सही बात है, मोस्टली ऐसा ही होता था। जी। तो मैं भी विले पार्ले स्टेशन पे पहुंचा, तो मुझे मिड डे अखबार बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो पढ़नी तो आपको बॉम्बे में ही मिलती थी और कहीं नहीं मिलती। तो जो मैं थोड़े दिन बॉम्बे में होता था, आई यूज्ड टू बाई दैट न्यूज़पेपर जस्ट टू कि मिड डे में आज क्या चल रहा है। अब मैं मिड डे लेने उस रेलवे का जो हॉकर होता है, मैं वहाँ पे गया कि जब तक ट्रेन आती है मैं अखबार लेता हूँ, देन आई विल बी इन द ट्रेन, क्योंकि आधे घंटे का जर्नी तो था ही, 30-40 मिनट का। जब मैं अखबार लेने गया, वहाँ पे एक मैगजीन थी, मैगजीन पे एक लड़की का फोटोग्राफ था, छोटी सी लड़की, और उसने यहाँ पे महावीर चक्र लगाया हुआ था। अच्छा। और नीचे उसका नाम लिखा हुआ था, प्राजिताचार्य, डॉटर ऑफ मेजर पदाचार्य। तो मैंने मिड डे छोड़ के वो मैगजीन खरीद ली, वो 10 रुपये की मैगजीन थी। तो मैंने वो मैगजीन ले ली। अब मैं ट्रेन में बैठा तो मैं सीधा उसी कवर स्टोरी पे गया जो उसकी थी। तो वो अब इतना तो मैंने नाम पढ़ा था कि मेजर पद्मा पानी आचार्य, टू राजरेफ, हैदराबाद से, ये मैंने पढ़ा था। ओके। बट अब उनकी बेटी भी है, ये है, इतनी जानकारी नहीं थी, समझो नहीं थी। उसमें मैंने पढ़ा कि उनकी बेटी है जो बाद में पैदा हुई थी। अच्छा। ये सब कुछ था, मोटा मोटा मुझे मिल गया। अब जैसे आज ट्रैवलिंग थोड़ा बड़ा इजी लगता है, उस ज़माने में ना ये होता था कि पता नहीं अब मैं बॉम्बे आया हूँ, दोबारा भी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तब जम्मू से बॉम्बे बड़ी दूर लगता था। तो मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि यहाँ से तो हैदराबाद मोटा मोटा पास ही है, शायद दोबारा मैं इस पार्ट ऑफ द कंट्री आऊँ या ना आऊँ। मैं ऐसा करता हूँ, हैदराबाद ना हो ही लेता हूँ, पर बजट भी होनी चाहिए। सही बात है। तो मैंने, और तब ये भी नहीं था कि मैं आपको फ़ोन करके बोल देना थोड़े से पैसे जीपे कर देना। सही बात है। ये कंसेप्ट भी नहीं था। करेक्ट। तो मैंने अपने जेब वेब में देखा जो मेरे पास कितना था, तो मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया कि इतना यहाँ खर्च करूँगा, इतना यहाँ खर्च करूँगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट सा तो था, बट मुझे लगा मैं मैनेज कर लूँगा। बाकी मैनेज हो जाएगा। तो किसी ने फिर मुझे कहा कि यार ट्रेन की टिकट तो एकदम से मिलेगी नहीं, वो तो मिलनी भी नहीं थी। तो दादर से ना बस चलती है जो ओवरनाइट तुम्हें हैदराबाद छोड़ देगी। तो अकॉर्डिंगली मैंने दादर से वो बस की एक टिकट ले ली, जो वो 2x2 टाइप की होती हैं। अब मैं बैठ गया। इट वाज सच ए लॉन्ग जर्नी कि जब मैं हैदराबाद पहुंचा, बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे, तो मैं ऑलमोस्ट बड़ा ही बैडली शेप में पहुंचा वहाँ पे। चलो अब हैदराबाद पहुंच गए। नाउ इमेजिन आई एम इन हैदराबाद विद वेरी लिमिटेड, और जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम मनी, ए मैगजीन एंड ए कवर पिक, राइट। और मेरे पास कुछ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं है। अब मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ये मेजर पद्मा पानी आचार्य का घर कहाँ पर है? आधे लोगों को अच्छा हुई थी, ऐसा भी हुआ। करेक्ट। टू कट शॉर्ट, मैं 2 दिन तक उन्हें ढूंढता रहा। अच्छा। हैदराबाद में। ओके। मैं पुलिस स्टेशन जाके भी पूछा, पोस्ट ऑफिस भी गया, जो मैं कर सकता था, बाकी ऑल द पॉसिबिलिटीज। और 2 दिन मैंने प्रॉपर्ली खाना भी नहीं खाया, मनी है ही नहीं है। मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मैं सुबह हैदराबाद पहुंचूंगा, दोपहर को फैमिली को मिलूंगा, शाम को मैं जो भी ट्रेन दिल्ली जा रही होगी उसमें विदाउट रिजर्वेशन ही मैं बैठ जाऊंगा, जनरल जो भी कुछ कर आके मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मैं जो मेरा थॉट था। करेक्ट। जब फर्स्ट डे मुझे मिले नहीं, तो मुझे लगा मैंने इतनी मेहनत की है, एक दिन और कर लेता हूँ, दोबारा मैं नहीं आ पाऊंगा। सही बात है। तो मैंने शायद ही कुछ खाया होगा, एंड आई स्लेप्ट एक प्लेटफॉर्म टाइप पे, कि मौसम अच्छा था, ठंड नहीं थी, ठीक। तो वहाँ पर रह लिए। तो जैसे तैसे मैं उनके घर पहुँच गया। अब आपने बोली हाउ दे वेलकम्ड। ओके। अब जब मैं उनके घर पहुँचा, एक तो मैं अभी भी जैसे पतला ही हूँ अपनी डायमेंशंस के हिसाब से, तब मैं और पतला था। अच्छा। और बिल्कुल ही लीन सा था। बाल कम थे, काले थे पर कम थे। तो मैंने गेट नॉक किया, एक मतलब कि एक वो सेटिस्फेक्शन थी कि मैं दरवाजे पे पहुंच गया। तो एक लेडी बाहर आती हैं, तो अब उन्होंने पूछा कि आप कौन? तो मैंने कहा ये मेजर पद्मा पानी आचार्य का घर है, उन्हीं का घर है। तो मैंने कहा मैं विकास मनहास हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। तो जैसे उसने ये सुना, उसे हाँ प्लीज़ कम अंदर लेके उसने मुझे बिठा दिया।
मैं एक कमरे में जाके बैठ गया और घर में मुझे कोई दिख नहीं रहा। शी वेंट इनटू द किचन, आप पानी पियोगे? मैंने कहा पानी। मैंने अच्छे से बैठ के समझो 2 दिन में पहली बार पानी पिया। करेक्ट। तो अब वो कह रही है मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप लाओ। तो वो चाय लेके आ रही हैं, पकोड़े बना रही हैं। मैं भूखा भी था, हाँ सही बात। मैं पूरी प्लेट खा गया। तो अब शी सीइंग की तो वो और लेके आ गई। तो अब पेट समझो मेरा थोड़ा सा, और एक घर का हेल्दी खाना खा के, चाय भी शायद मैंने 2 बार कप पी लिया। अब मैं देख रहा हूँ बाकी लोग दिख नहीं रहे, सो दैट मैं फटाफट सबसे मिलूं क्योंकि आई हैव टू रश करेक्ट बैक आल्सो, ये था। तो मैंने पूछा कि सब लोग घर में? तो कहती वो तो कहीं कहीं गए हैं, वो पता नहीं कब आएंगे। तो मैंने कहा आप अगर पूछ पाए उनसे तो। कहती मैं पता करती हूँ। उन्होंने फ़ोन, समझो मेरे सामने उन्होंने फ़ोन उठाया, तब लैंडलाइन ही मोस्टली होता था। अब वो फ़ोन पे क्या बोल रही है, बाबा की पलटन से कोई आया है। अच्छा। शी वॉज ऑफ द इम्प्रेशन कि मैं टूर आज रिफ का होऊंगा, उन्होंने इसको भेजा होगा कि घर देख के आना। करेक्ट। तो उन्होंने अंकल को फ़ोन किया, विंग कमांडर आचार्य, जय आचार्य। तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप उनको फ़ोन पे ले आइए। अब वो भी मेरे से वैसे ही बात कर रहे हैं कि मैं टूर राजरीफ से हूँ। तो मैंने उनको सबसे पहले ये कहा कि मैं टूर राजरीफ से नहीं हूँ, मैं तो एक सिविलियन हूँ और मैं ऐसे ऐसे मैंने मैगजीन देखा, मैंने सर का नाम पढ़ा था, मैं हैदराबाद आया हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगर आप जल्दी आए तो मैं जल्दी वापस चला जाऊँगा, मुझे बड़ी दूर जाना है, मैं जम्मू ही वापस जाना है। तो उन्होंने कहा कि अब कहीं पे आए हैं, मैं बड़ा लेट आना था, बट तुम थोड़ी देर वेट करो, हम आते हैं। तो फिर अंकल आए, आंटी घर पे नहीं थी, अपराजिता भी आई, उनकी मम्मी भी। तब अपराजिता बड़ी छोटी सी थी। अच्छा। अब मेरा बड़ा मन था कि मैं उसको खेलूं, इसके पास जाऊं, उसको गोद में उठाऊं। अब वो आ नहीं रही। अब वो क्यों आएगी? सही बात है, पहली बार देखा है। हाँ। और मेरे पास एक वो चॉकलेट का छोटा सा डब्बा टाइप था, तो मैंने उनके दादाजी से कहा ये मैं इसको दूं? कहते हाँ दे दो। अब जब मैंने उसको वो दिया, उसने वो पूरा ही खोल दिया, सारे ही खोल दिए उसने, वो चॉकलेट जैसे बच्चे होते हैं। फिर उससे हमारी थोड़ी सी दोस्ती हो गई। अब करते 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 थोड़ी फैमिलियरिटी सी हो गई। मैंने थोड़ा प्रॉपर दाल चावल भी खा लिया, जो ये था। दे कम टू नो लिटिल बिट अबाउट माई, कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, बड़े अच्छे से बात हो रही है, जो भी कुछ था। तो मैंने वो लेटर भी पढ़ा जो आचार्य सर ने लिखा था तब उस ज़माने में। तो अब मैंने ना रिक्वेस्ट किया उनसे कि आपके पास कैमरा है? तो वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा मेरी एक अपराजिता के साथ आप फोटोग्राफ खींचते हैं, मैं इसके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ। तो दे सेड कि हमारे पास कैमरा तो है ही नहीं। अब मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड सा हो गया। अच्छा। कि पता नहीं मैं दोबारा अपराजिता को कभी मिलूंगा नहीं मिलूंगा, मेरे पास तो कैमरा था नहीं, तब ये मोबाइल वाला कंसेप्ट तो था ही नहीं। करेक्ट, सही बात है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास भी नहीं, तो अब यू कांट से एनीथिंग। करेक्ट। तो अंकल मस्ट हैव सीन समथिंग इन माय आई, जैसे कि ये बड़ा। अंकल मुझे कहते हैं अरे वो क्या हो गया, बाहर कोई स्टूडियो होगा। अच्छा, वहाँ खिंचवा लेंगे। तो ऐसा करो, इसको ले जाओ और फोटो खिंचवा लो। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मतलब कि उन्होंने प्रैक्टिकली अपराजिता जो गोद में ही समझो होती थी मुझे दी। मैं उसको लेके गेट के बाहर आया हूँ, सड़क पे चल रहा हूँ। अब मुझे ये भी नहीं है पता स्टूडियो कहाँ पर है, आई हैव टू फाइंड आउट ना मार्केट में। करेक्ट। और वो भी बड़े अच्छे से मेरी गोद में बैठी है। आई एम जस्ट रैंडमली वॉकिंग। तो मुझे बीच में ख्याल भी आया जो मैं अपराजिता को शायद कल भी बोलूंगा, मैं आज भी बोलता हूँ। अच्छा। यार बड़े बेवकूफ से थे तुम्हारे घर वाले। मेरा नगला सवाल यही था तेरे। तुम इमेजिन करो अगर मैं चला ही जाता, कौन विकास। सही बात है। तब तो आधार कार्ड भी नहीं होता था। सही बात। मोबाइल नंबर भी नहीं था, उनके पास तो मेरा एड्रेस भी नहीं था। बिल्कुल, कुछ था ही नहीं। सही बात है। आई कुड हैव जस्ट वॉक्ड। डेफिनेटली। मैं ये कहता हूँ अपराजिता को कि तुम्हारी मम्मी भी थी, सब थे, उन्हें भेज दिया तुम्हारे साथ। दैट वॉज नॉट ए थॉट प्रोसेस। फिर मैं एक स्टूडियो में गया जो मुझे वहाँ मिला। अब जब मैं बॉम्बे में था तो इन बॉम्बे ड्यूरिंग माई दैट विजिट मैं किसी से मिल रहा था। वहाँ पे एक डिस्कशन में मुझे ये पता चला कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होती है ना, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा। और उसकी लाइफ लंबी होती है। अच्छा। ये मैंने सुना, कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अब मैं जब वो स्टूडियो वाले के पास गया, अब मैं उससे कह रहा हूँ एक ना हम दोनों की फ़ोटो खींचनी है जो मुझे अभी ही चाहिए और ब्लैक एंड वाइट चाहिए। वो कह रहे नहीं कलर ले लो। इज ट्राइंग टू कन्विंस मी। मैं कह रहा हूँ नहीं ब्लैक एंड वाइट चाहिए।
चलो वो मान गया। फिर कहता मैं एक नहीं 3 लूंगा, 3 फोटोग्राफ्स एक नहीं होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसे, उसने कुछ तो मुझे अमाउंट बताया, अब मैं दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूँ यार ये इतना है ओके। फिर मैंने कहा चलो यार अब तो थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाएगी, बट चलो ठीक है अब क्या करें, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। करेक्ट। एक दिन चलो नहीं भी खाना खाया, ट्रेन में विदाउट टिकट ही बैठ गए, क्या ही फर्क पड़ेगा, पकड़ ही लेगा वो और क्या ही होगा। तो नो आई वॉज मेंटली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, बट दिस फोटोग्राफ इज इम्पोर्टेंट, इट नीड्स टू बी क्लिक्ड। तो उसके पास कोई बैठने की जगह भी नहीं थी, तो एक टेबल था, टी टेबल, वो नीचे बिठाया गया, रखा गया, मैं बैठा हूँ, अपराजिता को मैंने गोद में बिठाया हुआ और वो फोटोग्राफ ली गई। और उसने वो 10-15 मिनट में ही वो जो वाश वुश करके मुझे 3 फोटोग्राफ्स उसने दे दी। मैं घर आया, सोचो तब तक घर वाले भी परेशान नहीं है कि आधा घंटा हो गया वो वापस नहीं आया, करेक्ट, कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और अगर परेशान रहे भी होंगे तो मुझे फोन किस पे करेंगे। सही बात है, There's nothing। करेक्ट। तो घर जाते ही मैंने एक फोटोग्राफ उन्हीं को दे दी, ये एक आप भी रख लो। कि अब उसने मुझे 3 दे दी, तो मैं 2 लेके घर आया। अब मैं कहानी को कट शॉर्ट करूंगा, वो 2 मेरे से खो गई, समझो गुम हो गई। एक फिर इन्हीं के पास थी जिन्होंने मुझे फोटोग्राफ दी, जो मेरी इस जर्नी को, जो मैं कहता हूं कि मैं 25 साल से करता हूं, तो फर्स्ट प्रूफ यही है। करेक्ट। जैसे 99 और 2000 की कोई फोटोग्राफी नहीं है, यही एक फर्स्ट प्रूफ है। ये फर्स्ट यही है। इससे पहले का जैसे आप बोले यार आप गए थे कहाँ गए थे, आई हैव नो प्रूफ। करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ जो 2001 के आसपास, मुझे ये भी नहीं है पक्का कि वो 2001 है कि 2000 है, करेक्ट, आई हैव नो आइडिया। और इसके बाद अगली जो फोटोग्राफ है वो 5-6 साल के बाद है, क्योंकि बीच में कैमरास होते ही नहीं थे और आप हर बार तो स्टूडियो जाओगे ही नहीं। करेक्ट। और मैं एक और चीज़ ये सोचता हूँ, जैसे मैं चलो आपके माध्यम से कहता हूँ कि जो एक अवेयरनेस ना होना या गाइडेंस ना होना या एक डम्बनेस होना, उस जमाने में फोटोग्राफी रिस्ट्रिक्टेड थी, पर थी। आई शुड हैव इन्वेस्टेड दैट टाइम ऑन ए कैमरा। कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 500-600 रुपये में वो कोडैक का एक आता था। अच्छा। और रोल भी 100 रुपये का आ जाता था। अगर मैं आज ये सोचता हूँ, अगर मैंने तब ये इन्वेस्ट किया होता तो शायद मैं बड़ा डेटा इकट्ठा करके आई कुड हैव गिवन टू दिस नेशन। तब इतना मुझे दिमाग में भी नहीं आया कि ये होना चाहिए कितना। आज आपका थॉट प्रोसेस कुछ और था ही नहीं ये चीज, ये आइडिया आया ही नहीं। जैसे आज मैं किसी के भी पास जाता हूँ, घर जाता हूँ, मैं खूब फोटोग्राफ्स खींचता हूँ। अब जो गलतियां पहले 10 साल हो गई, अब जब इंस्ट्रूमेंट भी है, करेक्ट, अब थोड़ी सी अवेयरनेस भी है, करेक्ट, और मैं रियलाइज भी कर रहा हूं, तो तकरीबन अगर मैं कहूं एवरीवन हैज वेलकम्ड यू, क्योंकि ना कोई घर आता ही नहीं था। अच्छा, कौन जाता किसके घर? राइट। आपका दोस्ती आएगा, बिल्कुल, रिश्तेदारी आएगा, बस पहचान वाला आएगा, वो भी 1-2 बार आएगा, बस सही बात नहीं आएगा। एक रैंडम आदमी आपके घर अगर आए, इमेजिन आई हैव लॉस्ट समवन वेरी क्लोज एंड इफ समवन कम्स टू मी पेइंग होमेज टू हिम, आई विल वेलकम यू ना। करेक्ट, एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरे पास कोई आता ही नहीं है। और दूसरी एक और बात, अब जो मदर होती है या वाइफ होती है या फादर होते हैं, अब एक टाइम के बाद पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द फैमिली की कहानियां बननी बंद हो गई होती हैं। जैसे मेजर पद्मा पानियाचार्य की कहानी 1999 तक की थी ना, करेक्ट, उसके आगे है ही नहीं है। करेक्ट, हाँ, बिकॉज अब मदर वो सेम कहानी बार बार किसको सुनाएगी? लोग तो सुनेंगे, वो कहेंगे इसके पास बस वही, शी हैज ओनली वन टॉपिक टू राइट डिस्कस, राइट, और सेम कहानी है, क्योंकि अब नई बात तो कुछ हो नहीं रही ना। एब्सोल्युटली। तो व्हेन आई गो आई मेक इट ए पॉइंट, आई हैव टू जस्ट सिट एंड लिसन। और एट टाइम्स में सेम कहानी 10 बार भी मैंने सुनी है, राइट, बट लेट हर टॉक ना, बिकॉज वो अपने मन का एक हाँ, वो बात कर रही है, मुझे पता भी है तो क्या हो गया। सही बात है। जैसे मैंने बड़ी बार ये कहा है, राइट नाउ ग्लोबली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो मैं फील करता हूँ, वो टेररिज्म नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो पोल्यूशन नहीं है, वो जो और आप देखते रहते हो, वो सब नहीं है। मेरा जो अपना मानना है, ओके, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, राइट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबली, मैं किसी कंट्री की बात भी नहीं कर रहा हूं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन,
योर फाइनेंशियल कंडीशन, Right. योर थॉट प्रोसेस, Right. योर बैकग्राउंड, योर रिलीजन. द प्रॉब्लम इज लोनलीनेस. Absolutely. आपको आज की डेट पे समझाने वाले काउंसलर्स बड़े मिल जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, घर में यहाँ वहाँ मिल जाते हैं. Definitely. आपकी गलतियां निकालने की कितने लोग हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू. बहुत सर, बहुत. ठीक है नहीं, आपको समझाने के लिए वकीलों की फौज है. आजकल वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी एक कंसेप्ट है. करेक्ट, करेक्ट. जो आपको आके मोटिवेट करेंगे कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो. ठीक है नहीं, गाइड, लाइफ कोचेज है ना, ये सब कुछ बहुत है है, सर, हर चीज है. करेक्ट. पर आपके पास क्या, किसी के पास इंक्लूडिंग मी, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मुझे सुने, फिर मुझे सलाह ना दे, मुझे जज ना करे, बाद में उस चीज को लेके बात ना करे, करेक्ट, मुझे टॉन्ट ना करे. आप समझ रहे हो, मेरी वो बात आगे डिस्कस ना करे. करेक्ट. शायद किसी के पास कोई नहीं है. एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही पिन पॉइंट बात की है सर. तो मैं बस यही करने की कोशिश करता हूँ. अगर मैं किसी फैमिली के पास जाऊं, जस्ट बैठूं और सुनता रहूं. कई बार मैं सुनते सुनते रात की अगर मैं बातें करूं, जैसे मैं रात को लोगों के घरों में बहुत रहता हूं, होटल में, अगर मुझे होटल में रह के ये जर्नी करनी होती तो ये खत्म हो गई होती. सही बात है. आई कुडंट हैव अफोर्डेड इट. तो कई बार वो मैं सो गया होता हूँ जब वो बात कर रहे होते हैं, फिर मुझे बीच में अरे यार हाँ कुछ तो चल रहा है, एंड दे मे नॉट रियलाइज कि मैं सो चुका हूँ, बट आई एम जस्ट लिसनिंग. क्यों? क्योंकि मुझे पता इनके पास सुनने वाला कोई नहीं है. आज भी अगर आप फंक्शन में थे, मेरी स्पीच थी, आप देख रहे होंगे, मैं बड़ी हड़बड़ाहट में था. मुझे बहुत कुछ बोलना, टाइम नहीं था. करेक्ट. आप समझिए, और मेरी कोई स्पीच ही नहीं थी. एक्सटेम्पोर था, मेरा कुछ भी नहीं. मैं बस खड़ा हो गया, अच्छा मुझे ये भी बात करनी है, मुझे ये भी बात करनी है, मुझे ये भी बोलना है, इतना सा टाइम है, ये वीडियो भी दिखाना है, वो भी. आप समझ गए, क्योंकि इट हैज टू रन इन ए फॉर्मेट. करेक्ट. एंड और उस फॉर्मेट में जो स्पीकर्स हैं, दे आर हाईली रिप्यूटेड स्पीकर्स. ऐसा भी नहीं है कि आप एक रैंडम सी जगह पे बात कर रहे हैं. मैंने कल अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे यही डाला था कि मेरे से पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर बात कर रहे हैं, दुनिया जिनकी फैन है, ही इज टॉकिंग बिफोर मी. और मेरे बाद एक फॉर्मर RAW रॉ के चीफ साहब बात कर रहे हैं. करेक्ट. मतलब कि आई एम फीलिंग सो प्रिविलेज, उनके बीच में मुझे बात करनी है. तो आई कांट मैच देयर कंटेंट, आई कांट मैच एनीथिंग फॉर देम. बाकी वो तो मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ. मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं इतना खुश था, बट आई हैड नो स्पीच. प्रोबेबली उन दोनों की स्पीचेस थी. एब्सोल्युटली, हाँ उनकी थी. दे हैड स्पीचेस, दे आर प्रिपेयर्ड. पर मेरे पास स्पीच नहीं थी. बट सर, आपने जो स्पीच दी है आज, उसमें आपने एक क्वेश्चन पूछा था. यस. तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि वो ये मैं मानता हूँ कि वो एक अकेले उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, से बहुत सारे लोग हों. यस. ये मेघना आंटी ने 2 साल पहले एक रिसर्च भी की, एक सर्वे किया ये वॉर वुंडेड सोल्जर्स पे. जो लड़ाई में सोल्जर जख्मी हो जाता है, उसके बाद उनका क्या क्या होता है. डिटेल्ड रिपोर्ट. जो वॉर ये वुंडेड सोल्जर्स की एक एसोसिएशन है, उन्होंने ही आंटी को समझो इसके लिए रिक्वेस्ट किया था. इट वॉज डन पैन इंडिया. तो उसी रिसर्च का एक हिस्सा था डिसेबल्ड कैडेट्स आल्सो. अच्छा. अब मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बताऊंगा. देयर आर मेनी बॉयज, नाउ गर्ल्स आल्सो, जो एकेडमी में ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते फॉर मेडिकल रीजंस. मोस्टली इंजरीज हो जाती हैं. ट्रेनिंग के दौरान इंजरी. हाँ, इंजरी हो गई, एंड as per the norms of physical standards of the defense forces, they are not found fit to continue. उन्हें बोर्ड आउट किया जाता है. कि फिर वो बाहर आते हैं, फिर उसमें वो भी एक अलग सी कहानी है. Most of them, they are not fit for the defense forces, but they are fit for rest of their life. जैसे वो बाहर कॉर्पोरेट में आके बहुत बढ़िया करते हैं, या जो भी वो करते हैं, they do wonderful outside. बट कुछ ऐसे कैडेट्स होते हैं जिनकी इंजरीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं
कि वो बाहर आके भी ना एक नॉर्मली काम नहीं कर पाते। अगर मैं कहूँ 80% डिसेबल्ड, 90% डिसेबल्ड, 100% डिसेबल्ड, कंप्लीटली चेयर बाउंड, कंप्लीटली डिपेंडेंट, अब वो बाहर आके तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो बोर्ड आउट हो गए हैं, अब फौज में भी नहीं है। अब फौज में अक्सर एक रेजिमेंटेशन की बात होती है कि आई बिलोंग टू दिस पल्टन, आई बिलोंग टू दैट पल्टन, उनकी वो भी नहीं होती। करेक्ट, वो किसी पल्टन है ही नहीं। और चलो कुछ तो सोल्जर्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनका फिर भी एक सब होता है। कुछ तो बिल्कुल सिविलियंस होते हैं कि पूरे खानदान में पहली बार कोई फौज में गया होता है। करेक्ट, फर्स्ट जनरेशन का बंदा है। जैसे अब उनके घर वालों को तो ये भी नहीं पता कि फौज में सूबेदार साहब बड़े हैं कि लेफ्टिनेंट साहब बड़े हैं। Absolutely. They have no idea. Absolutely. It's first time from their family someone has gone to the academy and unfortunately he's not able to complete his training. Now they are in lurch. कि अब क्या करें? तो ऐसे ही one among them is cadet किशन कुलकर्णी, वो हुबली कर्नाटका से ही है, वेरी ब्राइट स्टूडेंट। उनकी मम्मी मैथ्स की लेक्चरर कर्नाटका स्टेट बोर्ड में थी, तो शी सेड ही वाज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए क्लियर किया। ही वाज वेरी कीन कि मुझे अफसर ही बनना है, एनडीए ही जाना है। तो उनकी मम्मी जो भारती जोशी उनका नाम है, मैं उनको दीदी ही बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो मदर्स भी मेरी एज ग्रुप की आनी शुरू हो गई है, तो मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब मैं उनको आंटी भी नहीं बोल सकता। करेक्ट, इट डजंट लुक इवन गुड। करेक्ट। तो ये भी आज मैंने मेरी स्पीच में कहा था कि नई चीज मैं अब अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि अब मैं क्या करूं। तो एंड शी इज अ सिंगल मदर, और कोई और सिबलिंग भी नहीं है कैडेट किशन का। अच्छा। तो एकेडमी में मेडिकली जब वो बोर्ड आउट हुए हैं तो उनकी ना ब्रेन की कुछ नर्व्स में डैमेज हो गया है, जो वेन्स में या न्यूरोज में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके चलते ही इज कम्प्लीटली अनबेड। जो आपने वीडियो भी देखा, हाँ, देखा है। वो बात भी नहीं कर पाते, बट ही स्माइल्स एट यू वेरी पॉजिटिवली। और समझो 24 आवर्स अटेंडेंट उनके लिए चाहिए। तो भारती दीदी जो कि कर्नाटका स्टेट बोर्ड में थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे घर के पास किसी स्कूल में मुझे लगा लो, सो दैट मैं इसको भी मैनेज कर पाऊँ थोड़ा बहुत। तो आई एम वेरी सॉरी टू से कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने वो भी नहीं माना। जहाँ की उनकी पोस्टिंग थी वो मैनेज नहीं कर पाई। अपनी सारी छुट्टियाँ एग्जॉस्ट करने के बाद शी लेफ्ट हर जॉब। तो अब वो 24 घंटे अपने बेटे का ही टेक केयर करती हैं। अब जैसे दीदी बता रहे थे कि उसको खाना खिलाने में ही 1 घंटा लग जाता है। फिर अब बेड पे लेटे लेटे बेड सोर्स ना हो जाए, आपको पोजीशंस भी चेंज करनी है, आपको स्पंज भी करना है, उसका यूरिन है, उसका टॉयलेट है, सब मैनेज करना है। और जब मैं उनके घर ही गया था तो बीच में 2-3 घंटे के बाद दीदी ने कहा कि अब इसको थोड़ा बिठाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा हम ऐसा करते हैं? शी सेड यस। तो दीदी ने उसको जैसे ऐसे उठाया, ऐसे बेड पे बिठाया, उसको पकड़ के रखना पड़ता है, जैसे वो अपनी बॉडी लूज छोड़ देता है। राइट। जैसा अब मैं ऐसे बैठा हूँ, अगर हम उसको बैठाएंगे, अगर मैं उसको नहीं पकड़ूंगा तो वो किसी भी साइड गिर जाएगा। तो मैंने दीदी को कुछ तो हुआ, मैंने कहा आप जाओ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, आप शायद फोन आया था या कुछ हुआ था, आई विल होल्ड हिम, डोंट वरी। तो अब मैंने उसको ऐसे पकड़ के रखा। आई वॉज नॉट रियलाइजिंग कि वो पूरा वजन ही मेरे पे डाल देगा। आप समझिए, ही विल नॉट होल्ड हिमसेल्फ एंड ही इज वेल बिल्ट, टॉल, स्ट्रॉन्ग, 21-22 साल का लड़का है अभी वो। तो धीरे धीरे ना मैं ऐसे समझो झुकने लगा, तो ही वॉज कंप्लीटली ओवर मी ऑन द बेड। तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि इसकी मम्मी को कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा इसको होल्ड करने के लिए। Absolutely. और मैं थोड़ा घबरा भी रहा था कि किस पार्ट से मैं पकड़ूं, कैसे करूं, क्या ना करूं। एक वो भी चैलेंज हाँ कि कैसे मैं बाजू को पकड़ के ऐसा ना करूं, क्योंकि आई वाज नॉट नोइंग। तो देन इतने में दीदी ने देखा, देन शी रश्ड बैक, शी जस्ट होल्डेड हिम, उसको। तो बहुत जोर लगता है उसमें। तो फिर जब मैं वापस आया वहाँ से, तो मैंने तब दीदी को एक लाइन कही थी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मैंने कहा दीदी, अगर आज के बाद कोई चैलेंज आएगी ना किशन को लेके, तो आप अकेली ना सोचें
आप मुझे भी फोन करना, हम दोनों फिर तब मिलके सोचेंगे अब इसका क्या करेंगे। जो भी आएंगी चैलेंजेस, एब्सोल्युटली, देन वी इंस्टेड ऑफ यू थिंकिंग अलोन, लेट वी बोथ थिंक अब क्या करें इसका, फिर कुछ ना कुछ हल तो निकाल लेंगे, करेंगे कुछ। करेक्ट। तो अभी कोई 10 दिन पहले शी कॉल्ड मी, तब मैं नॉर्थ ईस्ट में ही था। पहले तो मेरा नेटवर्क इतना प्रॉपर नहीं था, उनका मैसेज भी आया मैं बात करना चाहती हूँ। तो उसके एक दिन के बाद मैं जब उनसे बात कर पाया तो देन शी सेड टू मी कि देखो विकास, मैं भी एज्ड होती जा रही हूँ और तो कोई है ही नहीं, इसका कोई भाई बहन भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, यू नो, मेरे जो ब्रदर्स भी हैं वो भी मेरे से बड़े ही हैं, वन डे वी ऑल हैव टू गो। करेक्ट। तो देन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, कौन लेगा? कोई पॉलिसी है, कोई एजेंसी है, सरकार का कोई नॉर्म है? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। आई हैड नो आंसर। राइट। तो मैंने कहा दीदी मेरे पास अभी कोई आंसर नहीं है, मैं सच कहूँ आपसे, मैं खुद ऐसी सिचुएशन को पहली बार रियलाइज कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन एक दिन तो आएगी। Absolutely. Let's be practical. 100%. One day you will not be there. What about Kishan? चलो इमोशनली मैं बोल दूंगा आई विल टेक केयर, मान लो मैं आपसे पहले ही चला गया, सही बात है, कोई गारंटी थोड़ी है कि हम सीरियल वाइज ही जाएंगे। एब्सोल्युटली। उस टाइम पे मेरा माइंडसेट कैसा हो, हु नोज, कंडीशन कैसी हो क्या पता। मैं भी उस कैपेसिटी में होना चाहिए इमोशनली। चलो मैं अभी आपको बोल दूं तो वी नीड टू हैव ए प्लान, ए कंक्रीट प्लान हमें चाहिए। फिर मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं डिस्कस करता हूँ लोगों से, मैं बात करता हूँ, मैं राष्ट्र से सवाल पूछता हूँ, मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ, जो लोग जो डिसीजन मेकिंग में हैं, जो पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, मैं सबके पास जाता हूँ। लेट देम कम अप विद एन आंसर एब्सोल्युटली टू यू डायरेक्टली और थ्रू मी। तो उसी सिलसिले में फिर आज मुझे लगा कि यह मंच बड़ा है। बिल्कुल 100%। वी हैव सीनियर पीपल सिटिंग ओवर देयर जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जिनका दिल्ली में एक पॉलिटिकल सर्कल में इन्फ्लुएंस भी है। तो आई शुड पुट दिस थिंग टू देम सो दैट कुछ लोग फिर उसके बाद मेरे से इस बारे में चर्चा करने भी आए। अच्छा, एटलीस्ट नो पीपल आर थिंकिंग। करेक्ट। जैसे मेघना आंटी ने भी कहा कि इसका भी कोई आंसर होना चाहिए। नाउ शी विल आल्सो थिंक, आई एम वेरी श्योर लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सर विल आल्सो थिंक, ही विल आल्सो डिस्कस इट विद हिज काउंटर पार्ट्स, विद हिज जूनियर्स जो भी सर्विंग ही हैं, कि ऐसे ऐसे कैडेट है एक। पर ये सिर्फ किशन की बात नहीं है ना सर। हाँ, बट जब एक पॉलिसी आएगी फिर वो सभी पे आएगी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो किशन का हमें पता है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पता है। और इतने कितने किशन होंगे ऐसे जिनका पता जैसे जब हमने सर्वे ही किया था, जब मेघना आंटी ने वो किया था, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ और अगर मैं ठीक रिकॉल कर पा रहा हूँ, रफली 400 कैडेट्स थे जो बोर्ड आउट हुए थे मेडिकली। हाँ, ये उस टाइम की हमारी नॉलेज थी। उसमें से हो सकता है कि हम कईयों तक तो रीच आउट भी नहीं कर पाए होंगे। करेक्ट। बल्कि हम 400 के आसपास का हमें एक आंकड़ा मिला था। अब वो कितना कम है कितना ज्यादा है ये हमें नहीं पता, पर उस 400 में से मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग वंडरफुल आउटसाइड, राइट, मच बेटर देन एनीवन एल्स। कुछ ही है, जैसे कैडेट शुभम गुप्ता हैं, उनकी ये C4 जो कॉलर बोन होती है ये टूट गई थी व्हेन ही जंप्ड इन द स्विमिंग पूल NDA में। ओके। तो बिलो दैट ही इज कंप्लीटली पैरालाइज्ड, तो अबव दैट ही इज कंप्लीटली फिट। अच्छा। अगर मैं अभी भी आपको उनके साथ फोन पे बात कराऊं, आपको लगेगा आप किसी कंपनी कमांडर मेजर से बात कर रहे हो। अच्छा। ही विल टॉक विद दैट कन्विक्शन। तो जब मैं किशन के घर ही गया था, ये बात भी मैं आपको बताता हूँ। अब 2 घंटे किशन से बात करके जो भी कुछ, अब बात भी आप क्या करोगे किशन से? वन इज नॉट टॉकिंग बैक टू यू, ही जस्ट स्माइलिंग लुकिंग एट यू। तो मैंने सोचा कि नो व्हाट टू डू फर्दर, आई जस्ट डोंट वांटेड टू सिट लाइक दिस। करेक्ट, इट हैज टू बी एंगेजिंग। एब्सोल्युटली। और मैं बाहर भी नहीं आना चाहता था। आई वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम देयर। तो जस्ट इट स्टक टू मी कि मैं शुभम से बात करता हूँ और शुभम की किशन से बात कराता हूँ वीडियो कॉल पे। हाँ। तो मैंने फटाफट शुभम को कॉल किया, वीडियो कॉल किया, तो उसने उठा लिया।
कि और सर कैसे हैं आप, ये वो बात हुई। तो देन आई टोल्ड हिम कि मैं ऐसे हुबली आया हूँ, तो ये तुम्हारा जूनियर कैडेट किशन इस कोर्स का ऐसे है, तो आई वांट कि तुम मुझसे भी बात करो। अब मैंने उस वीडियो मोबाइल को ऐसे किशन के सामने लिया। आई विश उस चीज को रिकॉर्ड किया जाता। अब एक सीनियर को देख के जितना वो अपने आप को सीधा कर सकता था, ही डिड दैट। किशन कि बोल नहीं पा रहा, बट आई कुड सी दैट, जैसे उस फेस पे अब मैं मेरे सीनियर से बात कर रहा हूँ, आप समझिए। और अगर मैं कैडेट शुभम की बात करूं, एक लड़का जो 7-8 साल से खुद बेड पर है, व्हील चेयर पर है, जो खुद से पानी तक नहीं पी सकता, अपने बर्थडे वाले दिन वो अपना केक नहीं काट सकता, कुछ नहीं कर सकता, प्रोबेबली शायद, चलो मैं अगली लाइन बोलता ही नहीं हूं। वो किशन को पता क्या बोल रहा है, अरे जल्दी ठीक हो जाएगा, तू घबरा क्यों रहा है। अरे बकी मैं कुछ, ग्रेट करेज सर, ग्रेट करेज। द वे ही वाज टॉकिंग टू हिम, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं सच कहूं, मैं कोई भी वर्ड्स यूज करूंगा वो इतने कम होंगे, इससे अच्छा कि मैं नहीं बोलूं। द वे ही वाज, आई विश्ड दैट call could have been recorded and it should have gone into the annals of not only Indian military history but to the world military history, the way Shubham was talking to him, talking to his junior who is on bed, who is not even responding, but he is sitting as straight as possible. ये मैंने देखा, मैंने विटनेस किया। और मैं, जैसे अगर हम ब्रेवरी की बात करें, नो वन कैन टेक अवे द ब्रेवरी ऑफ अरुण खेत्रपाल जो 71 की वॉर में थी, या अगर मैं आप हरियाणा से हैं तो जो कैप्टन पवन जो जिंद से थे, जो 10 पैरा जो उन्होंने 2016 में कश्मीर में दिखाई, या कैप्टन तुषार जो उनके साथ थे, या मेजर अक्षय गिरीश ने दिखाई, या मेजर शैतान सिंह ने रिजांगला में दिखाई। तो ये इन दोनों की ब्रेवरी भी ना उनसे वॉज एट पार विद देम। ना मैं ज्यादा कहूंगा ना मैं कम कहूंगा। ना इन दोनों के पास यूनिफॉर्म थी, ना दोनों के पास हथियार था, ना फ्यूचर था, ना सामने दुश्मन था, ना कोई रिकॉग्नाइजेशन थी, बट दे बोथ वर ब्रेव। ये मैंने शुभम के घर उस दिन देखा था, ये किशन के घर देखा था। दैट्स वेरी गुड सर। आई मीन कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब हिस्ट्री इन द सेंस कोई उनके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, तो उसके बाद भी अगर आप परिटर्न भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, कोई कनेक्टेड भी नहीं है ना सर, हिस्ट्री भी नहीं है कोई कि भाई मैं इस पंटल से बिलोंग करता हूं, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी इतना करेज रखना कि भाई उससे बात करना, जैसे मान लो मैं ही तकलीफ में हूँ, वो भी 7-8 साल से, और मैं आपको कह रहा सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहा तू। सही बात है। अरे तू शेर है, अरे तो एनडीए से है, कौन सा स्क्वाड्रन था, अरे मैं इससे था, और ये बोल ही नहीं पा रहा है। हाँ, वो सामने वाले बोल नहीं पा रहा। सही बात है। आई विश कि वो भी बोल पाता तो कुछ एक अलग ही कन्वर्सेशन होती। तो मैं कई बार ये बड़ा अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ, या भगवान मुझे ये सब कुछ फिटनेस करने को देता है, जो शायद वंस इन सेंचुरीज दुनिया में होता होगा। करेक्ट। और बहुत कम लोग होते हैं सर आप जैसे जो इतना करेज लेके आप जा सकते हैं। इट्स हैट्स ऑफ टू यू सर, आप जो कर रहे हैं। और जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है ना सर, कि लोनलीनेस को, किसी की लोनलीनेस को दूर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखो, हम लोनलीनेस दूर नहीं कर पाते, पर चलो एक दिन की दूर कर पाए। लेट्स गिव हैप्पीनेस फॉर वन डे ओनली। करेक्ट। जो इतने दिनों से उस लेडी ने अपने अंदर वो गुबार रखा था, चलो इसको लेट इट कम आउट, लेट शी रिलीज हरसेल्फ। करेक्ट, एब्सोल्युटली। फिर चलो 2-3 महीने थोड़ा रिलैक्स निकल जाएंगे, वो रो भी लेगी। जब मेरे सामने कोई रोता, मैं इनिशियली उसको रोने भी देता हूँ। क्राइंग इज ए वेरी गुड थिंग। मैंने एक लाइन बोली नहीं, जब वो क्रिमेशन हुआ भदरवा में, तो जब वो दाग लगा चिता को, दाग लगने का मतलब हमारी लैंग्वेज में होता है चिता को आग लगना। समझ गया। जैसे ही दाग लगा ना, मैं रो पड़ा, फूट पड़ा मैं। आई जस्ट ब्रस्ट इनटू द टीयर्स। मैं रो ही नहीं पाया, रोक ही नहीं पाया अपने आप को। तो एक जवान भी वहां पे खड़ा था जिसके साथ मेरा पहले थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ था, तो ये जस्ट ग्रैब्ड यू कि चलो थोड़ा मुझे कंसोल करा भाई, जैसे शांत करने की उसने मुझे कोशिश की। अब मैं उस जवान की तरफ देख रहा हूँ, तो आई कुड सी हिज आईज, जैसे मैं आपकी बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूँ। वो लाल थी, भरी हुई थी,
तकलीफ में थी, मैं देख सकता हूँ। वो उन साथ के नाम भी जानता होगा, एब्सोल्युटली, वो उनके साथ खाता होगा, पीता होगा, उसके घर के बारे में भी पता होगा। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, पर वो रो नहीं रहा था। यूनिफॉर्म में था, वेपन के साथ था, कॉम्बैट जोन में था। जो लोग एक दिन पहले स्ट्राइक किए थे वो अभी भी वैली में थे। करेक्ट। मेरी सुरक्षा, उसकी अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी उसकी ही थी। एब्सोल्युटली, यू आर गेटिंग मी? करेक्ट। So that day I realized or learned a lesson of my life. Weeping is a luxury denied to many. वाह, रोना भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है जो सबके पास नहीं होती। मेरे पास थी, मैं रो रहा हूँ। सही बात है। वो मेरे से ज्यादा तकलीफ में था, पर वो रो भी नहीं रहा था। हाँ, उसके साथ ही हो सकते थे। हाँ, हो क्या सकते थे? थे, करेक्ट है। हाँ, 2 दिन पहले शायद दोनों ने एक साथ ही खाना भी खाया हो। मैं तो जस्ट एक अज्यूम ही कर रहा हूँ। करेक्ट। तो जब किसी के घर जाओ, वो अपनी बात करेगी, रो लेगी, मैं उसको रोने भी दूंगा। फिर मैं उसको 4 और कहानियां सुनाऊंगा। जैसे मैं किशन कुलकर्णी के घर गया तो मैं शुभम की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने शुभम की मम्मी की किशन की मम्मी से भी बात कराई। अच्छा, कि यू बोथ शुड आल्सो बी कनेक्ट नोइंग ईच अदर। जैसे मैं मेघना आंटी को कह रहा था कि मैं उनको ना जाने कहाँ लेके गया। ये तो फिजिकली मेरे साथ ट्रेवल किया। अच्छा, भद्रवाह आए हम, वहाँ फैमिली को मिले। हम पवन के घर भी गए हैं, मैं और आंटी एक साथ, हरियाणा में, जिंद में। अच्छा, वो भी मैं आपको बात बता देता हूँ। जो मेजर अक्षय गिरीश की कार थी, स्कोडा, जो जर्मन एक उसी मैन्युफैक्चर का कार था। तो आफ्टर अक्षय आंटी डिसाइडेड कि वो कार यूनिट को दे देते हैं। अच्छा, 51 इंजीनियर्स को। तो उसका पूरा पेपर वर्क हुआ, सारा प्रोसेस हुआ। तो बेंगलोर से दिल्ली तक तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट में लाई। मेरा तो आइडिया था कि हम बेंगलोर से ही ड्राइव करें, पर बड़ा लंबा हो जाना था। फिर दिल्ली से तब हमें हिमाचल में जाके कार उनको देनी थी 5-6 साल पहले। तो हम दिल्ली से निकले और हम 2-3 दिन लगा के हिमाचल पहुंचे। अच्छा, और फैमिलीज को मिलते मिलते गए। अच्छा, तो उसी में हम कैप्टन पवन के घर जिंद भी गए थे। अच्छा, तो हम लोगों से मिलते हैं, बात करेंगे, रोएंगे, हंसेंगे, फिर हम हंसते भी हैं। हम हर वक्त क्यों रोएं? हाँ, करेक्ट है। हम जोक्स भी क्रैक करेंगे, हम पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। द वे आवर सन्स वांटेड द मदर्स टू ड्रेस अप, वैसा भी करेंगे। हम बच्चे हैं तो जो उनके पापा चाहते थे। कल ही एक वो मेजर संजय भाकरे थे, ये सारी हवलदार संजय भाकरे थे, ये 1 पैरा SF के, जिनको हमने 2008 की 9 में खोया था। अच्छा, इन दैट मेजर मोहित शर्मा के ऑपरेशन में। अच्छा, कल ही उनका बेटा लेफ्टिनेंट बना है। अरे वाह, लेफ्टिनेंट आदित्य। वाह, यस्टरडे ही बिकेम लेफ्टिनेंट, जो IMA में पासिंग आउट परेड था। मैंने वो पोस्ट भी किया। मुझे बहुत पता, मुझे हर एक को खुशी हुई। सी द करेज ऑफ दैट वीर नारी। ये तब 4-5 साल का बच्चा रहा होगा। करेक्ट। शी ग्रूम्ड हिम एंड देन अगेन शी पुश्ड हिम टू द, और वो NDA गया लड़का, NDA IMA, कल ही पासिंग आउट में लेफ्टिनेंट आदित्य भाकरे ही हैड बिकम एन ऑफिसर। बस बहुत सारी कहानी है, बहुत कुछ है। सर, कोई ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें जिसको आपने भी अंदर तक झकझोर दिया हो, आप उनके पेरेंट्स से मिले? देखो, ये गलत सवाल है। एवरीथिंग इज पेनफुल। एब्सोल्युटली। नहीं, मैं उसकी वैसी बात नहीं कर रहा, सबकी स्टोरीज पेनफुल है। तो मैं ये हम रहने देते हैं। अच्छा, हर चीज ही वैसा है। और मैं कहूँगा हम अभी इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है सर। आई कीप कमिंग बेंगलोर। श्योर। नेक्स्ट टाइम इफ यू फाउंड मी वर्दी, आई कैन कम अगेन। डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट वर्दी। बस आपके पास जो स्टोरियाँ हैं वो आई थिंक आज की जनरेशन को जो मोटिवेशन जो आपने बात की कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि जब आप रियल स्टोरीज लोगों की बता रहे हो, करेज की स्टोरीज अब यंगस्टर को बता रहे हैं, और वो यंगस्टर्स उस स्टोरी को सुन के अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मोटिवेशनल कुछ नहीं हो सकता आई थिंक। तो इसी के साथ सर, जैसे आपकी रिक्वेस्ट है। हाँ, क्योंकि मुझे बड़ा अभी क्या बताऊँ, आई एम सॉरी कि मैं आपको इस तरह बोल रहा हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बट नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद लॉन्गर टाइम। श्योर, डेफिनेटली। कि फिर आप ही बोल दो, अब बस अब बड़ा नहीं, अब हम रखते हैं। लवली। तो इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू सर। और जो आप कर रहे हैं, रियली हैट्स ऑफ टू यू सर। जो आप कर रहे हैं सबके बस की बात नहीं है। अपने पर्सनल समय से समय निकाल के लोगों के बारे में सोचना, उनसे बातें करना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी फैमिलीज़ की, सभी जितने भी शहीद हुए उनके लिए भी बहुत बहुत नमन। इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।